हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और बच्चों, जैसे अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं पार्टनरशिप की। और अब तक हमने पार्टनरशिप के लगभग सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सारी क्लासेस कंटिन्यूएशन में चल रही हैं। अभी तक हमने जैसे सबसे पहले पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट किया, जिसमें पार्टनरशिप के सारे बेसिक समझे। उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर हमने किया। तो आज हम पार्टनरशिप का सबसे लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब बच्चों, अभी तक हमने जो पार्टनरशिप में पढ़ा वहां भी हमने डिसोल्यूशन पढ़ा। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहले हमने कैसे डिसोल्यूशन पढ़ लिया, हमारे पास तो ऐसा चैप्टर था ही नहीं। तो बात करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन, यहाँ पे हम इसे दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आप कहेंगे कि दोनों तो एक जैसे ही है, दोनों में ही डिसोल्यूशन लिखा हुआ है, पर डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन। अब यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है? पार्टनरशिप का मतलब यहाँ पर है कि हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में, या ये कहें कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, अगर किसी भी तरीके का चेंज आता है। चेंज कैसा? जैसे अगर पार्टनर्स आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, या फिर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, लाइक मैं लिखता जाता हूं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, मींस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या कोई पुराना पार्टनर हमारे फर्म को छोड़कर जाता है, जिसे हम कहते हैं रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। या एक और तरीका कि अगर किसी पार्टनर की अचानक से डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये चारों ही केसेस में हमारा पुराना एग्रीमेंट चेंज होता है, और एग्रीमेंट चेंज होना ही पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है। हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब कि पार्टनरशिप पुरानी हमारी डिसॉल्व होती है, खत्म हो जाती है, और उसकी जगह नई पार्टनरशिप बनती है, जिसे हम पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन या पुनर्गठन भी कहते हैं। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया और बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी किया। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैंने कवर करके हर पॉइंट की वीडियो मैंने आपको दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हमें जो समझना है वो समझना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पर फोकस करना है कि जो डिसोल्यूशन हो रहा है वो फर्म का हो रहा है, और फर्म का डिसोल्यूशन होने का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस कंप्लीटली क्लोज्ड। मतलब कि हमारा पूरा बिजनेस ही क्लोज हो जाएगा।
पार्टनरशिप के सारे रिलेशन, इस पार्टनर्स के रिलेशन खत्म हो जाएंगे। बिजनेस क्लोज हो जाने का मतलब है कि हम सारी एसेट्स बेच देंगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे, जितनी भी आउटसाइडर डेब्ट है उन सब की पेमेंट कर देंगे, और लास्ट पार्टनर्स का सेटलमेंट भी हम करेंगे। सेटलमेंट का मतलब कि पार्टनर ने जो भी कैपिटल लगाया है, कैपिटल के साथ साथ पुराने प्रॉफिट और रिजर्व हैं, वो सब कुछ उन्हें देकर उनका सेटलमेंट कर देंगे। मीन्स यहाँ पर इन केसेस में बिजनेस क्या रहता है, इन सभी केसेस में हम कहेंगे कि बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस यहाँ चलता रहता है, बिजनेस यहाँ चलता रहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में, या ये कहें कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है, तो बिजनेस हमारा चलता रहेगा। जबकि जब हम पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा बिजनेस क्लोज हो जाता है, ऑल एसेट्स सोल्ड ऑफ, सारी एसेट्स हम बेच देते हैं, ऑल लाइबिलिटीज पेड ऑफ, हम सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देते हैं, और पार्टनर्स का फाइनल सेटलमेंट कर देते हैं। पार्टनर्स फाइनल सेटलमेंट मतलब हुआ कि हम पार्टनर्स की कैपिटल और जो भी डेब्ट है, लोन अगर किसी पार्टनर ने दिया है तो उसका भी सेटलमेंट कर देते हैं। तो यहां पर अब पार्टनर्स का बिजनेस कंप्लीटली क्लोज हो गया, मींस नो बिजनेस विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस, मतलब बिजनेस का वजूद खत्म हो जाता है। यहां पर पार्टनर्स के रिलेशन खत्म हुए और बिजनेस भी खत्म हो गया। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। तो बच्चों आप ये एक एक पॉइंट सारा अपना नोट करते चले, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है पूरे पार्टनरशिप में बात करें तो, और ये अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स का आता है। और इसमें से अगर ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है तो अराउंड 2 to 4 मार्क्स में थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपके बुक में दे रखा है ये इन दोनों में डिफरेंस, बट ये कॉन्सेप्ट अगर माइंड में आपके रहेगी तो डिफरेंस याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम आते हैं कि अगर हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करना है तो नया क्या करना होगा। तो आप इसे नोट कर लें, और उसके बाद फिर मैं आपको इसमें कौन कौन से अकाउंट हमारे बनेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, और उन अकाउंट्स को कैसे बनाएंगे। उसके बाद फिर अगले पार्ट में मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन लेकर पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उसके बाद फिर इसमें हम मेमोरेंडम की बात करेंगे, और एट लास्ट हम इसमें कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो ये चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, तो आप इसे नोट कर लें, इसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं। जैसे कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, और या फिर अभी कर लेना। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो इन केसेस में हम क्या करते थे, हम यहाँ पर 3 अकाउंट नॉर्मली बनाते थे। एक तो बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहां पर इसकी जगह बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। वर्ड पर अगर ध्यान दें तो रियलाइजेशन, और यहां है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब है कि यहां पर हमारी एसेट्स हम सेल नहीं करते, लाइबिलिटीज की पेमेंट नहीं करते, जस्ट केवल एसेट्स को और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, उसकी करंट वैल्यू तक लाते हैं और उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस जानने की कोशिश करते हैं। जबकि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर रियलाइजेशन रियलाइज वर्ड से बना, रियलाइज का मतलब सोल्ड ऑफ, मीन्स हमने अपनी एसेट्स को बेच देना है, लाइबिलिटीज को पेमेंट कर देना है, उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है।
तो बच्चों पेपर में भी इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा हम यहां पर बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर भी हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां पर क्या आता था, पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में कैपिटल अकाउंट बताया कि कैपिटल अकाउंट के साथ अगर कैपिटल मेथड हमारा फ्लक्चुएटिंग है तो हम केवल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बट अगर कैपिटल अकाउंट मेथड हमारा फिक्स्ड है तो उसमें कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हमें करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इफ एनी, अगर करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं तो हमें ये भी बनाना पड़ेगा। और वही चीज हमारे पास यहाँ पर भी है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ये तो आपको आता है अच्छे से बनाना। इसके बाद तीसरा हम यहाँ पर बनाते थे बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो बच्चों यहां पर एक अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा, वो क्या है कि यहां पर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और क्वेश्चन में बोला गया है कि आप पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाओ, तो अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया है तो हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनाएंगे, और वो भी कौन सा लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। अदरवाइज जितनी आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं, मींस बैंक लोन या क्रेडिटर, आउटसाइडर सारे डेब्ट, वो तो सब आपके रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगे। बट अगर पार्टनर का कोई लोन है तो उसका अकाउंट हमें बनाना होगा अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तो। इसके बाद जैसे हम लास्ट में यहाँ बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पर बच्चों बैलेंस शीट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हमने अपनी सारी लायबिलिटीज, बैलेंस शीट में आता क्या है, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज आती है, और जब हमने अपनी सारी एसेट्स बेच दिया है, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दिया है, तो कोई बैलेंस ही नहीं बचा। तो फिर एट लास्ट हमें क्या बनाना होगा, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है तो पार्टनर अपने घर से पैसे लाते हैं तो कहाँ दिखाते हैं हम, बैंक अकाउंट में। ऐसे ही अगर यहाँ पार्टनरशिप का बिजनेस क्लोज हो रहा है, पार्टनरशिप में सारी लायबिलिटीज हमने पे कर दिया है, तो पार्टनर्स को पेमेंट के लिए भी तो हमें बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट हमारा बैलेंस शीट के जैसे ही दोनों साइड इसका बैलेंस मैच हो जाएगा, मीन्स दोनों साइड इक्वल टोटल आ जाएगा। तो आई थिंक कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम एक एक करके सारे अकाउंट सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आज सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो इसमें हमारा नया अकाउंट बनना है वो नया अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या आता है, इसका पूरा फॉर्मेट बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको क्लियर करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, ये बिल्कुल, ये आपको मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ये इसका नेचर रियल अकाउंट है, बट वो भी गलत होगा। इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट तीनों है। वैसे तो हम कहें कि नॉमिनल अकाउंट, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए बनाया जाता है। किस चीज का प्रॉफिट या लॉस? हमारी एसेट्स को बेचने के और लायबिलिटीज की पेमेंट से होने वाला प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए। बट इसमें तीनों ही नेचर मिक्स है। रियल अकाउंट इसलिए क्योंकि इसमें एसेट्स आती हैं, पर्सनल अकाउंट इसलिए क्योंकि इसमें लायबिलिटीज भी हम दिखाते हैं,
और नॉमिनल अकाउंट इसलिए क्योंकि इसमें एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस भी हमारा हम फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या आता है इसमें, इसे मैं 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके बताऊंगा। 3 पार्ट क्या क्या। पहला, सबसे पहले हमें अपने बैलेंस शीट को क्लोज करना है। तो बैलेंस शीट को क्लोज करने का तरीका क्या है कि बैलेंस शीट की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो पहला है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पहला काम हमारा यही है। अब कैसे करेंगे ट्रांसफर? तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स को आपने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। और डेबिट में ही क्यों? क्योंकि सभी एसेट्स के बैलेंस या सभी एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए सारी एसेट्स को आप बुक वैल्यूज पर यहां डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और हेडिंग लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। अब सन्ड्री एसेट्स हेडिंग लिखकर आप एसेट्स को उनकी बुक वैल्यूज पर यहां ट्रांसफर करेंगे, बट 3 चीजें छोड़कर। अब वो 3 चीजें क्या क्या हमें यहां ट्रांसफर नहीं करना, वो बहुत ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड दिया है तो वो कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, एसेट्स में नहीं आएगा, जबकि एसेट साइड दिया हुआ है। दूसरा, अब कैश या बैंक अकाउंट का बैलेंस वो आप यहां ट्रांसफर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, बैंक या कैश अकाउंट। और तीसरा, कई बार हमें एसेट साइड में कोई पुराना लॉस दिया है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड दे रखा है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये कोई लॉस दिया है तो ये लॉस तो पार्टनर से बटेगा, यहां पर नहीं आएगा। बाकी सारी एसेट्स को आपने बुक वैल्यूज पर यहां ट्रांसफर कर देना है। लाइक आपने यहां पर स्टॉक है, बुक वैल्यू पर दिखाना है, डेटर्स की फुल अमाउंट यहां पर दिखाना है। मतलब अगर आपको डेटर्स पर कोई प्रोविजन भी दिया है, लाइक डेटर्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना हुआ है, तो आपको डेटर का फुल अमाउंट यहां दिखाना है और उस प्रोविजन को लायबिलिटीज में ट्रांसफर करना है, क्योंकि प्रोविजन का नेचर लायबिलिटीज होता है। इसलिए बाय सन्ड्री लायबिलिटीज इधर हेडिंग लिखकर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को यहां ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके बाद मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, जो भी एसेट्स आपको दे रखी हैं उन सबको आप बुक वैल्यूज पर यहां ट्रांसफर कर देंगे। फर्नीचर, बिल्डिंग, जितनी भी एसेट्स हैं उनमें हमें अभी नीचे कोई भी क्वेश्चन में दी गई बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, नीचे बैलेंस शीट के नीचे गिवन होंगी, आपको एक भी इंफॉर्मेशन नीचे नहीं पढ़ना। सबसे पहला काम करना, सारी एसेट्स को यहां ट्रांसफर करना है। उसके बाद एसेट्स में ट्रांसफर करते समय एक बात और ध्यान रखना है, जैसे अभी तक हर चैप्टर में, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, हर चैप्टर में गुडविल का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। बट इस चैप्टर में गुडविल अगर दे रखा है एसेट साइड में तो गुडविल है, गुडविल को हम बिल्कुल नॉर्मल एसेट्स लाइक मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर जैसे ही ट्रीट करेंगे। यहाँ पर गुडविल का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एसेट्स को तो यहां पर ट्रांसफर कर दिया बुक वैल्यूज पर। ऐसे ही हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं उनको यहां ट्रांसफर करना है, लाइक क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, कोई बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट है, और कोई भी आउटसाइडर लोन है लाइक मिसेस लोन। अगर फर्म मिस्टर की है तो मिसेस आउटसाइडर मानी जाएंगी,
तो मिस्टर की फर्म में मिसेज लोन और मिसेज की फर्म में मिस्टर का लोन आउटसाइडर लायबिलिटी है, वो भी दिखाना है। कोई एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, वो भी आपको यही दिखाना है। कभी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को पार्टनर्स में फंड समझकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। और साथ ही साथ कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो भी यहाँ ट्रांसफर कर देना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में भी बांट सकते हैं, बट आप यहाँ ट्रांसफर कर दें ज़्यादा अच्छा है। रही बात वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो उसके दो ट्रीटमेंट हैं। एक तो कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया है, बट उस पर कोई क्लेम अराइज होने की इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आप पूरा का पूरा पार्टनर्स में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है बैलेंस शीट में और उस पर कोई क्लेम अराइज हुआ है, मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 50,000 बैलेंस शीट में, 50,000 रुपए, और नीचे क्लेम अराइज हुआ है 20,000, 20,000 रुपए, तो हमें 20,000 रुपए तो फिक्स लायबिलिटी है जो पे करना है। तो उस केस में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना क्लेम अराइज हुआ है वो हम यहां दिखाएंगे और उसकी पेमेंट भी करेंगे। बट बाकी जैसे मान लीजिए 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, लायबिलिटी 20 की अराइज हुई, तो यहाँ पर हम 20 दिखाएंगे। 30,000 को हम पार्टनर्स में, 30,000 को पार्टनर्स में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरीके से सारी लायबिलिटीज का टोटल करके बाहर दिखा देंगे। अब बच्चों हमारी बैलेंस शीट पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है। बैलेंस शीट में क्या बचा, आपने आउटसाइडर लायबिलिटी यहाँ दिखा दिया। अब बचे कैपिटल बैलेंस, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ले जाओगे। साथ ही कोई प्योर प्रॉफिट एंड रिजर्व है, वो भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से बैलेंस शीट हमारी क्लोज हो गई। अब अगला काम क्या है, अभी हमने पहला काम किया है, दूसरा काम है एसेट्स एंड लायबिलिटीज सोल्ड ऑफ। एसेट्स एंड लायबिलिटीज सोल्ड ऑफ। सोल्ड ऑफ मीन्स एसेट्स को हमें बेचना है, लायबिलिटीज की पेमेंट करना है। तो देखो एसेट्स इधर हमने दिखाई हैं, अब इन्हें बेचने के दो तरीके हैं। या तो इन एसेट्स में से कोई पार्टनर कोई एसेट्स अगर खरीदना चाहता है तो आप उस पार्टनर का नाम लिखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए मिस्टर ए ने फर्म की मशीनरी परचेज कर ली, तो यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में जो एसेट्स उसने लिया है उस एसेट्स का नाम लिख देंगे, एसेट्स टेकन। मान लीजिए उसने मशीनरी खरीद ली, मिस्टर बी ने फर्नीचर खरीद लिया है, तो 20 कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से जो भी पार्टनर अगर कोई एसेट्स खरीदता है तो उसका नाम लिखकर हम यहाँ पर दिखा देंगे। अब बाकी जो अदर एसेट्स बची हैं, अगर वो एसेट्स नगद बिक जाती है मार्केट में, बेचकर पैसे मिलेंगे, तो उस केस में आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, डैश करके लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड। अब एसेट्स रियलाइज्ड में क्या दिखाएंगे, जो भी एसेट जितने पैसों में बिक गई, लाइक डेटर्स है, जितने में बिके आप वही वैल्यू दिखाएंगे। प्लांट है, गुडविल है। अब गुडविल के बारे में आप समझे, गुडविल यहां पर तो हमने दिखाया है, अगर हमारी फर्म बंद होते समय जो भी एसेट्स बिकेंगी उसी प्राइस पर हम दिखाएंगे, और अगर एसेट्स नहीं बिकी तो मान लेंगे कि उसकी वैल्यू 0 हो गई है, फिर उसे हम कहीं नहीं दिखाएंगे। इस तरीके से हमने एसेट्स तो सारी बेच दी, या तो पार्टनर ने ले लिया या नगद बिक गई मार्केट में। ऐसी बात आती है अब लायबिलिटीज की पेमेंट, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इनको हमें पे करना है, तो ये अपोजिट साइड में देखो, एसेट्स को हमने इधर दिखाया है तो लायबिलिटीज की पेमेंट इधर दिखाएंगे। अब इन लायबिलिटीज को पे करना है, फिर पे करने के वही दो तरीके जैसे एसेट्स बेचने के। जैसे अगर कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर ले लेता है कि मैं पे कर दूंगा, तो हमें उस पार्टनर का नाम लिखना है। मान लीजिए मिस्टर ए ने बोला कि मैं क्रेडिटर पे कर दूंगा, तो एस कैपिटल अकाउंट और एसेट्स जो भी लायबिलिटीज उसने पे किया उसका नाम ब्रैकेट में लिख देंगे, लायबिलिटीज पेड लाइक क्रेडिटर्स। और अगर कोई पार्टनर पे करने के लिए तैयार नहीं होता तो हमें फर्म की तरफ से, फर्म के बैंक अकाउंट से लायबिलिटीज की कंपलसरी पेमेंट करनी होगी। एक भी लायबिलिटी हमें छोड़ना नहीं है।
सिवाय प्रोविजन के। प्रोविजन की कोई पेमेंट नहीं होगी, बाकी सारी आउटसाइडर लायबिलिटीज की पेमेंट हमें करना है। या तो पार्टनर करेंगे तो पार्टनर कैपिटल के नाम से, और अगर पार्टनर ने पेमेंट नहीं किया तो फर्म के बैंक अकाउंट से हमें यह पेमेंट दिखानी होगी। हम बैंक का नाम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में जो भी हमने पेमेंट किया, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बैंक लोन है, उसे हमने पे किया है, और यहाँ पर ये नहीं देखना कि यहाँ पर वैल्यू कितनी है, कितने में लायबिलिटी हमारी सेटल हुई वो वैल्यू यहाँ दिखना है। ऐसे यहाँ एसेट्स में एक्चुअल वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, बल्कि एसेट्स कितने में बिक गई वो वैल्यू यहाँ दिखाना है। समझ आया? तो बैंक लोन है, मिसेज लोन है, और ऐसी और भी कोई आउटसाइडर लायबिलिटी है तो हम यहाँ पर दिखा देंगे। इस तरीके से हमारा सेकंड स्टेप पूरा हुआ। सेकंड स्टेप मींस एसेट्स और लायबिलिटी सोल्ड ऑफ। एसेट्स हमने बेच दिए, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दिया। अब तीसरा है कि हमें कोई एक्सपेंस है, लॉस है, एक्सपेंसेस की पेमेंट करना है। अब एक्सपेंसेस का मतलब है कि फर्म बंद करने के काफी सारे खर्चे होते हैं, लाइक कुछ लीगल एक्सपेंसेस हैं, या फिर एसेट्स को मार्केट में बेचने के लिए हमें किसी को ब्रोकरेज देना पड़ा, तो ये खर्चे बोले जाते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब इन रियलाइजेशन एक्सपेंस को भी पे करने के वही दो तरीके, या तो कोई पार्टनर पे करने की जिम्मेदारी ले ले कि मैं खर्चे पे कर दूंगा, या फिर फर्म के बैंक अकाउंट से। तो अगर मान लीजिए फर्म के बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है तो हम यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से पेमेंट दिखाएंगे, और अगर किसी पार्टनर ने पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो पार्टनर का नाम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमने सारी एसेट्स बेच दिया, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दिया। अब अगर टोटल आपका डेबिट साइड का ज्यादा है तो यही टोटल आप क्रेडिट साइड में लाएंगे, और इसमें से ये सब माइनस करेंगे तो इधर आएगा बैलेंस। अगर निकलता है तो लॉस, और वो लॉस हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जैसे आप पिछले चैप्टर्स में करते थे वैसे ही लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। और अगर टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो इधर बैलेंस निकलेगा, वो हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, उसे भी पार्टनर्स के रेशो में बांट देंगे। तो ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन में या तो लॉस होगा, लॉस, या फिर प्रॉफिट होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी। ट्रांसफर टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा एक ओवरव्यू, बट अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं अगले पार्ट में बताता हूं। आज मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। आप इस फॉर्मेट को नोट कर लें, और अब मैं अगली वीडियो में आपको एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में बोलें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका अगला कोई भी पार्ट मिस ना हो। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।